जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी IQCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने घर में होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत और मरुस्थल व तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं हिमालय और उत्तरी मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान है, वो मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखिए। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा परिचय, ठीक है। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कहाँ क्या क्या अवस्थित है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं, ये डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया तुम्हारा छोटा नागपुर का प्लेटू, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पठार आ गया आपका। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सतपुरा रेंज दिख रही होगी, महादेव रेंज दिख रही होगी, मालवा प्लेटू विंध्य रेंज दिख रही होगी, अरावली रेंज दिख रही होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हमें आगे जाके पढ़नी है, तो थोड़ा सा मैप से फ्रेंडली हो जाइए। यहाँ पे आपको गारो खासी जयंतियाँ दिख रही हैं, ये पहाड़ियाँ, ठीक है। थोड़ा मैप से फ्रेंडली हो जाइए, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ें सारी आपको दिखा दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना भूखंड के टूटने और प्रवाह के कारण हुआ है, और इसीलिए यह सबसे प्राचीन भूखंड का भाग है, ठीक है। यह भारत में सबसे प्राचीन और स्थायी भूखंडों में से एक है। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। यह पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित पठार है। यह एक असमान त्रिभुजाकार संरचना है, जो कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली पहाड़ियाँ, दिल्ली की पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी जो मैंने आपको अभी बताई थी, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डमम इलायची पहाड़ियों तक फैली है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? देखो, ये अपन अब बात करें तो उत्तर पश्चिम में मतलब इस साइड कहाँ? दिल्ली तक फैली है, ठीक है। पूर्व में बात करें तो राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। पश्चिम में बात करें तो गिर की पहाड़ियाँ, ठीक है। और दक्षिण में बात करें तो कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, जो सबसे नीचे पड़ती हैं, ठीक है। वहाँ तक ये फैली हैं। इस भूखंड के प्रमुख स्थलाकृति विशेषताएँ क्या हैं? ब्लॉक पर्वत हैं, रिफ्ट घाटियाँ यहाँ पर हैं, स्कंद पर्वत नग्न चट्टानी मैदान है, ठीक है। टीलेदार पहाड़ियाँ की श्रेणियाँ हैं, दीवारनुमा क्वाइट्स डाइक्स हैं, जो जलग्रहण के लिए प्राकृतिक स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्थान वहाँ पर प्रदान करते हैं कौन? क्वार्ट्जाइट डाइक्स, ठीक है। चलो, तो क्रस्ट में दरार आने से और उसके टूटने के कारण कई बार उत्थान और पतन की क्रियाओं से होकर यह प्रायद्वीपीय पठार गुजरा है, ठीक है। तो जब उत्थान और पतन की क्रियाओं से गुजरा है तो ठीक है, तो इनमें स्थलाकृतियों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया होगा। तो उसी परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, जो स्थलाकृतियों में विशेषताएं परिवर्तन आया, उसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। तो हम तीनों बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं दक्कन के पठार में। तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूखंड है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट, पूर्वी सीमा में पूर्वी घाट, उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में सतपुड़ा मैकालो महादेव की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व दिशा में करबी एंगलांग पठार, उत्तर साचर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार के एक विस्तार के रूप में भी माना जाता है। उत्तर में जो साचर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी इसी का विस्तार माना जाता है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। पश्चिम में दक्कन के पठार की ऊंचाई अधिक है और पूर्व की दिशा की ओर यह कम होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्कन के पठार की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो ये निरंतर हैं और केवल दर्रों के द्वारा ही इन्हें पास किया जा सकता है, ठीक है। और पूर्वी घाट की बात करें तो ये निरंतर है, समान नहीं है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1600 मीटर की औसत ऊंचाई है, और पूर्वी घाट की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, 600 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, मतलब उत्तर से जैसे जैसे नीचे ये आते हैं पश्चिमी घाट, तो ऊंचाई घटती जाती है। और ऊंचाई का यहाँ पर पूर्वी घाट का कोई सामान्य पैटर्न नहीं है। अगर महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें पश्चिमी घाट में तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, बाबा बुदान, ये सब मैं आपको मैप में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। लास्ट में बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत ही अच्छे से देखेंगे बाय मैप, बहुत अच्छे से, ठीक है। पूर्वी घाट की बात करें तो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ कौन सी हैं? जावेदी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, महेंद्रगिरी आदि। महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें तो महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पर अन्यमुदई है, डोडा बेट्टा है, और पूर्वी घाट में कौन कौन सी है? महेंद्रगिरी जो सर्वोच्च है,
ऊटी और कोडनाल आदि है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का जन्म यहाँ से हुआ है। यहाँ पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का यह कार्य करता है। ठीक है, और ये इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? पूर्वी घाट की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, नदी घाटियों द्वारा प्रभावित की जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती हैं। अब मध्यभूमि की बात करते हैं। मध्यभूमि में क्या क्या है? तो मध्यभूमि नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जिसमें उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ, जैसे मैंने बताया था अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर थी। ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला आपको हमें देखने को मिल गई थी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में आपको मालवा का पठार देखने को मिल गया था ऐसा। तो यहाँ बीच में हमें मध्य उच्च भूमि देखने को मिल गई थी। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में विस्तृत चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण मतलब पतली है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार का निर्माण करते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 से 1000 मीटर है और ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। अपने भूगर्भिक इतिहास में यह कई क्षेत्रीय रूपांतरों वाली प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ है, जिसकी पुष्टि रूपांतरित चट्टानों जैसे मार्बल, स्लेट आदि की उपस्थिति से की जाती है। इस क्षेत्र में अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं अवशिष्ट हैं और अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं जो कि अत्यधिक उखड़ी हुई हैं और असतत श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं, जैसे क्या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलो अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी पठार की। तो यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है और ऐसा माना जाता है कि हिमालय के जन्म के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी गति से पड़े बल के कारण जो भागों के मध्य एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई, जो बाद में नदियों के निरपेक्षात्मक क्रियाओं द्वारा भर गई। ठीक है, उनको हमने क्या बोला? उत्तर पूर्वी पठार बोला। इस क्षेत्र में कई पठार जैसे मेघालय का पठार आता है, करबी एलांग का पठार आता है, जैसे कि मैंने आपको मेघालय में बताया था मेघालय का पठार। ठीक है, यह पठार खनिज संसाधनों से भरपूर है और यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जैसे मेघालय के पहाड़ में मैंने आपको बताई थी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, अब भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। तो महान भारतीय मरुस्थल देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पर यह मरुस्थल स्थित है और इस क्षेत्र में वर्ष भर में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। परिणामतः यहाँ की जलवाष्प शुष्क और वनस्पति अनाच्छादन निम्न है। इसलिए इसी रेगिस्तान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। प्रमुख रेगिस्तानी विशेषताएं क्या हैं? मशरूम चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, विस्थापित टीले और ओएसिस हैं। ठीक है, यह दक्षिण ड्यून्स और बारकन्स के साथ लहरदार स्थलाकृति भूमि है। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ क्षणिक हैं। उदाहरण लूनी मतलब क्षणिक मतलब कि वहीं रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती हैं और क्षण भर के लिए ही मतलब सामने आती हैं। मतलब इनकी जो हम बात करें कि बहने की जो लंबाई होती है वह कम होती है, दूरी बहुत कम होती है। निम्न वर्षण और अधिक वाष्पीकरण इस क्षेत्र को जल न्यून क्षेत्र बनाता है। मतलब यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा भी पहले कम होती है और वाष्पीकरण भी, अगर थोड़ा बहुत पानी मिला तो वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी के कारण, तो यह इसमें जल बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसको जल न्यून क्षेत्र कहा जाता है। रेगिस्तान को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? सिंध की ओर ढलान वाला, जो पाकिस्तान साइड सिंध पड़ता है तो उसकी ओर ढलान वाला क्षेत्र माना जाता है, और दक्षिण की ओर जो कच्चे रण पड़ता है उस साइड वाले क्षेत्र में। दो आधार पर इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी तटीय मैदान की। तो प्रायद्वीपीय पठार 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ये भारत हो गया। दक्षिण में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है और पश्चिम में अरब सागर देखने को मिलता है। ठीक है, देश की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और देश की कुल भौगोलिक तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित अगर मिला के देखें तो कितनी है? 7517 किलोमीटर है। स्थिति और सक्रिय भौगोलिक रूपांतरण प्रक्रियाओं के आधार पर इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। देखो तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है, हमने अभी देखी क्या? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियां बहुत सारी क्या मिट्टी बहा के लाती हैं, तो वहाँ पर मैदानों का निर्माण कर देती हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनका निर्माण हो जाता है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अगर हम थोड़े से अंतर की बात करें तो क्या है कि यह जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। कौन? पश्चिमी तटीय मैदान। और पूर्वी तटीय मैदान उत्थान तटीय मैदान का उदाहरण है। मतलब यह उत्थान मतलब ऊपर है जल के या जल के नीचे है। पश्चिमी तटीय मैदान पतला है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है अपेक्षाकृत। पश्चिमी तटीय मैदान में यह काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट में विभाजित है। अभी आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा सारे मैप से कि कहाँ कहाँ कौन सा तट है। यह उत्तर में उत्तरी सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट में विभाजित है। यहाँ गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं अगर पश्चिम की बात करें तो। और पूर्वी
मैदान की बात करें, पूर्वी तटीय मैदान की, तो यहाँ सुविकसित डेल्टा देखे जा सकते हैं, जैसे कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा हम देखते हैं। और बंदरगाहों के निर्माण के लिए प्राकृतिक स्थिति प्रदान करता है कौन? पश्चिमी तटीय मैदान। कौन से? जैसे बंदरगाह कौन सा है? JNPT मुंबई बंदरगाह। और यह तटीय मैदान अधिकांश बंदरगाह कृत्रिम है, मानव निर्मित है, जैसे चेन्नई का बंदरगाह। ठीक है, ये हमने सारे तटीय मैदान देखे। अब देखो आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले मध्य भारत के पठार को देखते हैं। तो देखो ये अरावली श्रेणी हो गई, ये मध्य भारत का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ है, विंध्याचल श्रेणी यहाँ है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ है, राजमहल की पहाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई थी, गारो खासी जयंतिया यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और आपका उत्तरी सरकार यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, ये कलसूबाई की चोटी यहाँ देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मैप में एक बार देख सकते हैं। देखो अब आपको थोड़ा सी कुछ फैक्ट बताता हूँ कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। जो पश्चिम घाट है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस पश्चिम घाट को कहा जाता है क्या? सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हमें देखने को मिलते हैं? थालघाट दर्रा हमें देखने को मिल रहा है, भोरघाट दर्रा देखने को मिल रहा है, और एक इसमें हमें एक दर्रा देखने को कौन सा मिलता है? पालघाट दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है, इसको सह्याद्री बोलते हैं। देखना, तो यहाँ पर ये हो गया उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, कोलकाता तक हमें क्या देखने को मिला? उत्तरी सह्याद्री देखने को मिला ऊपर। और ये क्या हो गया? दक्षिण सह्याद्री हो गया। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? थालघाट और भोरघाट। ठीक है, ये आप नोट्स में अपने लिखिएगा। थालघाट किन किन के बीच में हमें मार्ग उपलब्ध कराता है? ये हमें कराता है मुंबई, नागपुर, कोलकाता के बीच में। ठीक है, और वहीं बात करें भोरघाट की, तो भोरघाट किस किस के बीच में हमें रास्ता में या मार्ग उपलब्ध कराता है? रेल मार्ग या सड़क मार्ग। तो ये कराता है भोरघाट मुंबई, पुणे। ठीक है, मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। ठीक है, तो भोरघाट किस किस के बीच में हमें रास्ता उपलब्ध कराता है? मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। और अब बात करते हैं तीसरे दर्रे की, जो हमारा दर्रा है पालघाट। ठीक है, ये आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको? पालघाट दर्रा आपको देखने को मिल रहा है केरल के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो पालघाट जो दर्रा है वह किस किस के बीच में है? देखो ये अन्नामलाई की पहाड़ी दिख रही है, और यहाँ पर आपको नीलगिरी की पहाड़ी दिख रही है। कहाँ दिख रही है? ये जस्ट ऊपर इसमें लिखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर है, और जस्ट नीचे क्या है? पालघाट का दर्रा है। ठीक है, तो पालघाट का दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है, पहली चीज़। और ये कौन सा मार्ग हमें उपलब्ध कराता है? किन चीज़ों के लिए उपलब्ध कराता है? किन शहरों के लिए उपलब्ध कराता है? कौन कौन सा? जैसे कालीकट है, त्रिचूर करके शहर है, कोयम्बटूर, और कौन सा? कोयम्बटूर और इडोर। इनके लिए यह मार्ग उपलब्ध कराता है कौन? पालघाट दर्रे की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब हम जाकर नीलगिरी पे पहुंच ही गए हैं, तो थोड़े तो उसके बारे में देख लेते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी चोटी है? डोडा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और पश्चिम घाट व संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है, ये आपको दिख रही है, अनाईमुदी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। जो कौन सी पहाड़ी की है? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? अनाईमुदी। कौन सी पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, यहाँ हम काड़ीमम या इलायची की पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही है अन्नामलाई के जस्ट नीचे, और उसके नीचे महेंद्रगिरी की बात करें। ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी क्या है? भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, ये फैक्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा सीधा सीधा। ठीक है, और वहीं बात करें कि कार्डेमम जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है? एक सैनकोटा गैप हमें देखने को मिलता है। कौन सी पहाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ? कार्डेमम में इलायची की पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक सैनकोटा गैप। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? ठीक है, और आपको इस मैप को बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जैसे जवादी पढ़ाया था, नन्नामला हिल्स पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये सारी जो सेवराय पहाड़ी पढ़ाई थी और तमिलनाडु का मैदान पढ़ाया था, ये सारी चीज़ें जो कर्नाटक के पठार वगैरह ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ से कि यहाँ पर एक कृष्णा नदी निकल रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरोया कोंडा।
दक्षिण भारत की हमने दक्षिणी पश्चिमी घाट की देखी हमने। देखो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। अब पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं हम, पूर्वी घाट पे पहुंचे हम, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरोयाकोंडा है इसको, या फिर क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम। ये कहाँ पर हमें चोटी देखने को मिलती है? ये हमें यहाँ को उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको ही महेंद्रगिरी बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अब देखो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या, पश्चिमी घाट के मैदान और उत्तरी घाट के मैदान, ठीक है, या फिर सॉरी पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है, ये क्या है? पश्चिम तटीय मैदान है। तो इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे भागों में बांटा गया है? देखो जैसे कि अगर हम बात करें पूर्वी तटीय घाट की, ये पूर्वी तटीय घाट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुडप्पा करके देखो, नल्लामला, एरामला, नल्लामला और ये वाली जो जगह है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कुडप्पा बोलते हैं, उत्तरी सरकार। ठीक है। तो पूर्वी तटीय जो आपका वो दिख रहा है आपको, पूर्वी तटीय मैदान, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तमिलनाडु की पहाड़ी, ठीक है, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की पहाड़ी और कृष्णा गोदावरी की पहाड़ी। सबसे नीचे हमें तमिलनाडु की पहाड़ी देखने को मिल जाती है, जो कन्याकुमारी से कोरोमंडल तट के बीच में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कन्याकुमारी से कोरोमंडल तट के बीच में देखने को मिलती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की पहाड़ी हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ से यहाँ तक चलती है। ये इसमें क्या क्या है? इसमें उत्कल, कलिंग और उत्तरी सरकार तट हमें देखने को मिलता है। और सबसे ऊपर आती है कृष्णा गोदावरी की पहाड़ी, ठीक है, कृष्णा गोदावरी यहाँ पर, ठीक है। तो वह यह क्या है? इसमें क्या क्या है कृष्णा गोदावरी वाली में? कृष्णा गोदावरी से कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो पश्चिमी तट जो है इसको भी हम 3 भागों में देखते हैं। गुजरात से गोवा तक देखते हैं, गुजरात से गोवा तक एक तट देखते हैं, उसको बोलते हैं हम कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक को बोलते हैं कन्नड़ तट, ठीक है। और कर्नाटक में जो जगह है मंगलौर, गोवा से, तो गोवा से मंगलौर तक को बोलते हैं क्या? कन्नड़ तट। और मंगलौर से कन्याकुमारी तक बोलते हैं क्या? मालाबार। तो यहाँ पर क्या क्या हो गए? यहाँ पर आपके हो गए कोंकण, कन्नड़ और नीचे मालाबार, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? हमारा पश्चिम तटीय मैदान हो गया। पूर्वी तटीय मैदान में क्या क्या था? पूर्वी तटीय मैदान में था हमारे सिर्फ 2 चीज़ थी पूर्वी तटीय मैदान में, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के साइड वाले को, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, इसको हम बोलते हैं उत्कल, कलिंग या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है, उत्कल, कलिंग या उत्तरी सरकार तट। और यहाँ से जो आंध्र प्रदेश से कहाँ तक? कोरोमंडल, कन्याकुमारी तक, ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम कोरोमंडल तट, ठीक है। या फिर कृष्णा से यहाँ तक नीचे तक जाके यहाँ तक के क्षेत्र को, इसको हम क्या बोल देते हैं? कोरोमंडल तट बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इस मैप को बहुत अच्छे से देखना है फिर से, कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया गया है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें अगले लेक्चर में या संडे के स्पेशल लेक्चर में मैं आपको सारी ये पहाड़ी बहुत अच्छे से बताऊंगा, सारी इनकी दर्रे बताऊंगा बहुत अच्छे से, इनके जो पहाड़ियों के उच्चतम बिंदु हैं, उच्चतम पॉइंट हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो तब तक आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखना है। ये जो मैप है ये बहुत अच्छा मैप है, इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तारका मरुस्थल देखने को मिल गया, सारी नदियाँ देखने को मिल गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा। आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे जाकर स्टडी IQCS सर्च कीजिए और चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपने नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।